नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो? चलो अच्छे हो तो बढ़िया, चलो बढ़िया बात है। अब देखो, कुछ की वो शिकायतें आ रही थी कि सर आवाज़ की क्या पीछे एक दो वीडियो के अंदर टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण आवाज़ सही नहीं आई। तो एक महेश रेणु कुमार जी की समस्या थी कि सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। तो महेश रेणु कुमार जी, अब आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आवाज़ की हमने जो माइक की व्यवस्था है वो कर ली है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार। भारत के भौतिक स्वरूप में हमने 3 पार्ट पढ़ लिए और आज चौथा पार्ट है पठारी प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठार। पठारी प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, देखो टॉपिक ये है हमारा आज का। अब देखते हैं कि पठारी प्रदेश क्या होते हैं, प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं। समझो पहले इस चीज को। देखो, पठारी प्रदेश या प्रायद्वीपीय पठार। पठारी सीधा सा समझो पथरीला एरिया होता है जहाँ पर कंक्रीट पाई जाती है। अब देखो, पठारी प्रदेश या फिर बोलेंगे हम इसे प्रायद्वीपीय पठार। देखो पहले समझो प्रायद्वीपीय पठार। दो अलग अलग समझेंगे इसे। एक तो प्रायद्वीपीय, एक पठार। देखो प्रायद्वीपीय क्या होता है, जैसे हमारा भारत देख लो। भारत ये है दक्षिण से 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर है और उधर बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। हिंद महासागर, इधर एक श्रीलंका देश है। अब देखो, प्रायद्वीपीय किसे कहेंगे? वो क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, वो क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीपीय। एक होता है द्वीप या प्रायद्वीपीय। द्वीप देखो समझते हैं साथ ही से। ये कोई क्षेत्र है, ठीक, कोई जगह है। ये मतलब चारों तरफ से पानी से घिरी होती है। मतलब इधर भी पानी, इधर भी चारों तरफ से पानी से घिरी होती है, तो इसे क्या बोलते हैं? द्वीप बोल देते हैं। और प्रायद्वीपीय बोले हैं जिसे 3 तरफ से पानी से घिरी हो, उसे क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय बोलेंगे। अब देखो पठार क्या होते हैं। पठारी प्रदेश या पठार, देखो जैसे ये कोई जमीन है, मतलब क्षेत्र है, भूमि है, ठीक। ये हमारी पृथ्वी है, ये ऐसे समझो आप। पृथ्वी की मतलब वह क्षेत्र जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त क्या हो, ऊंचा उठा हो। मतलब अपने आसपास के क्षेत्र से पर्याप्त ऊंचा उठा हो, क्या कहलाएगा? पठारी प्रदेश कहलाएगा। ऊपरी भाग क्या होता है इसका? देखो विशेषता होती है पठारी प्रदेश की, चौड़ा होता है और सपाट पाया जाता है। कैसा होगा? चौड़ा होगा और सपाट। ये ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं पठारी प्रदेश। कुछ यहाँ पर कंक्रीट वगैरह ज़्यादा ही पाई जाती है। आगे देखो, अब हमने पढ़ना है कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। भारत के सभी भौतिक स्वरूपों में, भारत के सभी भौतिक स्वरूपों में भारत के सभी भौतिक स्वरूपों में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? पठारी प्रदेश है। जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? 48.6% भाग पर फैला है। 48.6% भाग पर फैला है, ठीक है। आगे देखो कितने पर फैला? 48.6% भाग पर फैला है। जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी होती है पठारी प्रदेश की? लगभग
600 मीटर ऊंचे होते हैं। ये समुद्र तल से या सागर तल से या समुद्र तट से इसकी ऊंचाई कितनी होती है? लगभग 600 मीटर ये ऊंचे होते हैं। भारत का पठारी प्रदेश है, इसकी आकृति कैसी है? मेज के आकार का है। किसके आकार का है? अगर आकृति की बात करूं, आकृति कैसी है इसकी? मेज की आकृति है भारत के पठारी प्रदेश की। साथ साथ लिखते जाया करो, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या हो तो हमें बता दिया करो, कमेंट करके ज़रूर बताया करो। जैसे महेश रेणु कुमार जी ने बताया कि सर आपकी आवाज़ की प्रॉब्लम थी, तो वैसे ही आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताओ। और जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, देखते हो वीडियो को, तो आप पहले शेयर किया करो, लाइक भी किया करो और कमेंट भी किया करो, ठीक है। आगे देखो, हो गया, कितना हो गया? 600 मीटर ऊंचा सागर। और इसकी आकृति कैसी है? मेज के आकार की इसकी आकृति है। इसका निर्माण देखो, इसका निर्माण प्राचीन या पुरानी, निर्माण कैसे होता है इनका? प्राचीन या पुरानी, आगन्य शैलों से होता है। आगन्य शैलों एवं कायंत्रित, ये चट्टान होती है, कायंत्रित चट्टानों से होता है। भाई शैलों को चट्टान भी बोल सकते हैं, शैल भी बोल सकते हैं। इसका निर्माण होता है। अब हम भारत के अंदर जो प्रमुख है ना, वो पढ़ेंगे। जो प्रमुख लगते हैं प्रायद्वीपीय पठार, वो पढ़ेंगे। जैसे लगभग इसकी संख्या की बात करूं तो लगभग इसकी संख्या 11 है। संख्या लगभग कितनी है इसकी? 11 है। अब देखो, इधर आओ मैप के अंदर। ये हो गया अरब सागर, और ये हिंद महासागर, और ये हो गया बंगाल की खाड़ी, ठीक। अब देखो आगे, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। अब इस पठारी प्रदेश से नदियां भी बहती हैं, नदियां तो बहती हैं, और नदियां कहाँ गिरेंगी? एक तो अरब सागर में गिरेंगी और एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब देखो, दो प्रकार की होगी, 1 और 2। समझो पहले इस चीज को। जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो नदमुख का निर्माण करती हैं, नदमुख का निर्माण करती हैं। भाई इससे इस पठारी प्रदेश से दक्षिण में ज़्यादा पाया जाता है ये क्षेत्र। और यहाँ पर नदियाँ भी बहती हैं, गोदावरी वगैरह जो भी है, ऐसे नदियाँ यहाँ से नदियों का उद्गम स्थल होता है। और वो पश्चिमी तट तो अरब सागर में गिरती हैं, और दक्षिण में पूर्वी में कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो अब देखो, जो नदियाँ पश्चिम में, जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, जो नदियाँ अरब सागर में गिरती है वो नदमुख का निर्माण करती हैं। और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो किसका निर्माण करती हैं? वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब देखो, जो नदियाँ अरब सागर में गिरेंगी वो नदमुख का निर्माण करेंगी, और जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। और भारत के अंदर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। अब देखो, नाम इसका वैसे सुंदर है, तो वास्तव में ये सुंदर है। वहाँ पर बहुत मतलब अच्छा सीन है देखने के, अगर कहीं मौका मिले तो। वेस्ट बंगाल की तरफ पड़ता है, इधर पश्चिमी बंगाल की तरफ से नदियाँ, या गंगा नदी, ये अंत में तो गंगा के नाम से तो गिरती नहीं है, तो यहाँ पर ये डेल्टा निर्माण करती है। बड़ा अच्छा डेल्टा है, देखने लायक है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। अब देखो, अब हम जो भी पठार है वो मेन पठार है उसका अध्ययन करेंगे, जो मोस्ट चीज़ है ना उसका अध्ययन करेंगे। वैसे इसकी संख्या लगभग 11 के लमसम इसकी क्या है? संख्या है। अब देखो, पहला पठार पढ़ेंगे हम, नंबर 1 मालवा का पठार। मालवा का पठार, देखो मालवा का पठार। पहले बात करता हूं इसके विस्तार की। विस्तार, देखो विस्तार, आराम से समझो पहले इस चीज को। विस्तार देखो,
विस्तार है इसका राजस्थान, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, और मध्य प्रदेश एमपी से। इसका विस्तार है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे देखो, अब मैप के अंदर आ जाओ। ये इधर दक्षिण में है, ये राजस्थान हो गया, और इसका क्षेत्र ये मध्य प्रदेश का हो गया। ठीक है, तो विस्तार की बात करूं तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर किसका विस्तार है? मालवा का पठार का विस्तार है। अब देखो इसका नामकरण कैसे पड़ा भाई? नामकरण कहते हैं कि प्राचीन काल में यहां पर मालव जाति थी, मालव जाति थी, तो उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? मालवा। प्राचीन काल में से मालव भी बोलते थे या मालवा भी बोलते। राजस्थान के अंदर आपने पढ़ा होगा तो जनपद पढ़े होंगे, तो एक मालव जनपद लगता है, और उसके अंदर एक पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा सिक्का किस जनपद से मिला, मतलब किस जनपद से मिले, तो सबसे ज़्यादा सिक्के किस जनपद से मिले। देखो, तो मालव जनपद से मिले, सीधा सीधा याद हो जाएगा, मालव मतलब माल, और पिसा नापा के खा, माल खा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिले? मालव जनपद में मिले। इसका विस्तार राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर है। नामकरण प्राचीन काल में मालव जाति से पड़ा है। आगे देखो, अब देखो राजस्थान में इसे किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में इसे हाड़ा का पठार के नाम से जाता है, हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है, वही राजस्थान में हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है, अब देखो कैसे जाना जाता है इसे? राजस्थान के इस नाम से। राजस्थान में मालव जनपद को किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है समझो। प्राचीन काल में राजस्थान में यहाँ पर हाड़ा चौहानों का शासन था। इस कारण राजस्थान में से हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। हाड़ा चौहानों मतलब शासन है यहाँ पर, तो इसके शासन था, इस कारण इसे इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इस हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, साथ साथ लिखते जाया करो। आगे देखो, इसी के अंदर दो चीज और पढ़ते हैं। अधिकतर मालव का, अधिकतर इसका विस्तार या मैं बोल दूं क्षेत्र, चंबल नदी, अब चंबल नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में बहती है, तो अधिकतर इसका क्षेत्र या जो भी मतलब इसके अंदर क्षेत्र या विस्तार आता है वो चंबल नदी से सिंचित है। चंबल नदी इसकी शाखाओं से क्या सिंचित है। चंबल नदी के इसकी शाखाओं से सिंचित है। और दक्षिणी बोल दो या दक्षिणी पूर्वी दोनों आते हैं इसके अंदर। पूर्वी भाग माही नदी द्वारा सिंचित है, सिंचित है। ये था मालव का पठार। क्या था? मालव का पठार। वैसे कहते हैं कि प्राचीन काल में मालव था क्या था, एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई भी थी। आगे देखो, जो मोस्ट हैं वही पढ़ेंगे हम। अब 2 नंबर पढ़ते हैं, छोटा नागपुर का पठार। 2 नंबर कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। आराम से समझो चीज को। पहले देखो इसका नाम कैसे पड़ा भाई। हमें कोई भी चीज़ हो समझना चाहिए, जैसे कि मतलब कोई भी शब्द हो उसको समझना चाहिए, इसके बारे में डिटेल तो होनी ज़रूरी है। तो देखो, छोटा नागपुर का पठार, 2 शब्द हैं, एक तो छोटा एक नागपुर, दोनों को आराम से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, नागपुर कहाँ से लिया गया? प्राचीन काल में राज करने वाले नागवंशी राजाओं से लिया गया। प्राचीन काल में राज करने वाले नागवंशी राजाओं से लिया गया है। नागवंशीय राजाओं से लिया गया है भाई नागपुर नाम।
राजाओं से लिया गया है, लिया गया है। प्राचीन काल में राज करने वाले नागवंशी राजाओं से नाम लिया गया। क्या नाम लिया गया है? नागपुर नाम लिया गया। अब देखो दूसरा आता है छोटा शब्द, छोटा। अब ये देखो, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है, सभी को पता है, ठीक। रांची से कुछ दूरी पर एक गांव स्थित है, चुटिया। चुटिया, चुटिया नामक गांव है। उसका ही परिवर्तन, मतलब उसका ही दूसरा नाम क्या है? छोटा है। झारखंड की राजधानी रांची है और रांची से कुछ दूरी पर स्थित एक गांव है जिसका नाम है, क्या नाम है? चुटिया। और चुटिया गांव का ही दूसरा परिवर्तित नाम या दूसरा नाम क्या है? छोटा नाम है, ठीक है। नामकरण में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आगे देखो, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करूं, इसका क्षेत्रफल किसका? छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्रफल की बात करूं तो लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 65,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इकाई, दाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, 65,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। लगभग किसका क्षेत्रफल है? छोटा नागपुर का क्षेत्रफल है। अब देखो इसके विस्तार की बात करूं, विस्तार देखो, मैप के अंदर लोकेशन बताता हूं, इधर आ जाओ भाई। छोटा नागपुर पड़ रहे और छोटा नागपुर का पठार देखो, ये छोटा नागपुर का पठार ये रहा। मैप के अंदर आओ, छोटा नागपुर, इसके अंदर देखो कौन कौन से राज्य आते हैं। बिहार आता है आपका, बिहार का उत्तरी भाग आता है, झारखंड आता है, छत्तीसगढ़ आता है, पश्चिमी बंगाल आते हैं। कितने राज्य आते हैं? कितने आ गए? झारखंड आ गया, ज़्यादा भाग इसका झारखंड में ही है। झारखंड आ गया, बिहार आ गया और उड़ीसा आ गया। उड़ीसा का थोड़ा उत्तरी भाग आता है और एक पश्चिमी बंगाल आ गया, वेस्ट बंगाल बोल देता हूँ शॉर्ट के अंदर, समझ जाना भाई, ठीक है। ये क्षेत्र आता है देखो, ठीक, ये क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार। विस्तार हो गया, क्षेत्रफल हो गया, नामकरण कैसा पड़ा वो हो गया। अब आगे देखो, ये था आपका छोटा नागपुर का पठार। अब देखो इसकी विशेष बात क्या है? इसे भारतीय खनिजों का अजायब घर कहा जाता है भाई। सबसे मोस्ट बात है भारतीय खनिजों का या भारत का अजायब घर कहा जाता है इसे। जिस प्रकार से राजस्थान को खनिजों का क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है ना, उसी प्रकार से भारतीय खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है भारतीय खनिजों का अजायब घर, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। इसे रूर क्षेत्र कहा जाता है, रूर क्षेत्र कहा जाता है भारत का। इसे भारत का क्या कहा जाता है? रूर क्षेत्र कहा जाता है। भारतीय खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, भारत का रूर क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। आगे देखो, जैसे ये छोटा नागपुर का पठार है भाई, ठीक है। इसके बीचों बीच एक नदी बहती है, दामोदर नदी। क्या नाम है? दामोदर नदी। ये इसे दो भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को तो बोलते हैं कोडरम्मा का पठार, और दक्षिणी भाग को बोलते हैं हजारीबाग का पठार। ये था छोटा नागपुर का पठार। अब तीसरा है, लास्ट है, जो दक्कन का पठार। तीसरा कौन सा है? दक्कन का पठार। तीसरा लास्ट है, कौन सा है? दक्कन का पठार। वो देखो, दक्कन मत समझ लियो, दक्कन नाम है कहते थे, बोतल वाला दक्कन समझ लियो। दक्कन का पठार, ये लो, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। अगर इसके विस्तार की बात करो तो मैप के अंदर आ जाओ भाई, ये रहा इसका विस्तार, ये है दक्कन का पठार।
इसमें महाराष्ट्र आता है सबसे ज़्यादा किस राज्य में इसका विस्तार है? विस्तार की बात करूं तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इसका विस्तार। किसमें है? महाराष्ट्र के अंदर। भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत के जितने भी पठार हैं सभी की उत्पत्ति किस पठार से मानी जाती है? दक्कन के पठार से मानी जाती है। सभी पठारों की उत्पत्ति भी मानी जाती है किस पठार से मानी जाती है? दक्कन के पठार से। विस्तार में सबसे बड़ा है, विशाल है, मतलब कौन सा पठार है? दक्कन का पठार है। अगर इसकी आकृति की बात करूं, आकृति, इसकी आकृति है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार इसकी भुजाकार। किसकी आकृति है? दक्कन के पठार की आकृति है त्रिभुजा आकार। अब देखो इसका एक भाग, किसका? दक्कन के पठार का एक भाग उत्तरी और पूर्वी भाग में देखा जाता है भारत के। तो देखो मैप के अंदर आओ, ये है भारत का उत्तरी पूर्वी भाग। इधर मेघालय पड़ता है ना, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, जो भी हैं ये 7 राज्य पड़ते हैं। यहाँ पर एक इसका दक्कन का पठार का एक भाग है, देखो, जिसे बोलते हैं शिलोंग का पठार। क्या बोलते हैं? जिसे शिलोंग का पठार बोलते हैं, जो भारत के उत्तरी पूर्वी में पड़ता है। किसका भाग है? ये दक्कन का पठार का ही भाग है। सभी पठारों की उत्पत्ति भी इससे मानी जाती है। भारत का सबसे बड़ा है, विशाल है। ठीक है, तो ये थे आपके पठार। समझा? टॉपिक को अच्छी तरीके से समझा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मोस्ट थे वो हमने डिटेल से पढ़ा, बाकी को मैप के अंदर एक बार मैप के अंदर देख लो सारे। देखो तेलंगाना का पठार पड़ता है, तेलंगाना के अंदर ही पड़ता है। ठीक, बुंदेलखंड का पठार है, ये इधर पड़ता है, इसके अंदर ये क्षेत्र आता है। ये झारखंड भी आता है, छत्तीसगढ़ आता है, इधर ये उड़ीसा का भाग आता है, और मध्य प्रदेश का जो भी ये मध्य प्रदेश का भाग आता है। ठीक है, दक्कन का पठार ये हो ही गया। इसे बोलते हैं कर्नाटक का पठार, जो इधर पड़ता है। मालवा का पठार राजस्थान और इसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर आता है। बुंदेलखंड का पठार ये रहा, इसके अंदर यूपी का क्षेत्र आता है और एमपी का आता है। बुंदेलखंड का आ गया, बघेलखंड का हो गया। और दंडकरायण का पठार, दंडकरायण का पठार कहाँ पड़ता है? उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में आता है। और दक्कन का पठार का एक भाग देखा जाता है उत्तरी पूर्वी में, जिसे बोलते हैं शिलोंग का पठार। ये था दोस्तों हमारा टॉपिक, पठारी प्रदेश या भारत के पठार। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो आपको क्या करना है? शेयर ज़रूर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।